आप जाके मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हो बट आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, दैट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकल इशू है। हार्मोन्स जो है फ्लक्चुएट करते हैं। मेल्स का हार्मोन साइकिल 24 आवर्स का होता है, वहीं फीमेल्स का हार्मोन साइकिल्स 28 डेज टू 35 डेज तक का होता है। हार्मोन इम्बैलेंस जब होता है तो वो सोच को इम्पैक्ट करता है। एक बेसिक टर्म जो लोगों को आजकल पता है, जो कॉमनली बहुत मिस यूज होता है, दैट इज डिप्रेशन। पीपल यूजुअली नो हाउ टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। थेरेपी टीचेज यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। आज का जो हमारा विषय है बेहद सेंसिटिव है और आप जब बातचीत को सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। एक ऐसा विषय जिसको हम साइकोलॉजी से जोड़ के देखते हैं, जिसको हम व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ के देखते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर निकिता शर्मा कपूर। आप हमारे पास मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत मैम। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना? जी। तो पहले तो हम ये समझ लें कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो किस किस तरह की हो सकती हैं? सी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, जिनको हम मानसिक दुविधाएं बोलती हैं, कि जब भी हमें शारीरिक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे या लाइक कह लो इमोशनल तौर पे कोई भी इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं जिनका हमें कारण नहीं समझ में आता। अगर सपोज करें आपको लाइक यूजुअली बॉडी एक्स हो रही हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिक्कतें आ रही, कभी हेड एक्स है, पेट खराब है, बॉडी में फटीग रहता है या हाथ ऐसे से काम कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या इशू है, और बिना किसी कारण के आपको बार बार ये सिम्टम्स रिपीट कर रहे हैं, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, उदासीनता, रोना आना, जीने की इच्छा उठ जाना। आप जाके मेडिकल रिपोर्ट्स करवाते हो बट आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, दैट मीन्स कि वो साइकोलॉजिकल इशू है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर मानसिक दुविधाएं जो हैं, इनके दो मेन कारण रहते हैं। सो पहला एक हमारे दिमाग में होते हैं हार्मोन्स, केमिकल्स, दूसरी होती है हमारी सोच। दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मानसिक तौर पे दुविधाएं आएंगी ही आएंगी। सो कई बार क्या होता है कि समटाइम्स अगर हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए, दैट कैन बी एज रिलेटेड ऑल्सो। कई लोगों में जेनेटिकली होता है, जैसे पूर्वजों में प्रॉब्लम है आपके, या लाइक हेरिडिटरी इश्यूज हैं, या फिर आपकी बायोलॉजी ऐसी है, जैसे फीमेल्स आर मोर प्रोन टू थिंग्स लाइक दैट बिकॉज वो लोग मेंस्ट्रुएशन से गुजरते हैं, हम लोग कह लो प्रेगनेंसी होना, पोस्टपार्टम होना, मीनोपॉज होना, सो मेनी थिंग्स के हॉर्मोन्स जो हैं फ्लक्चुएट करते हैं। जहाँ पे मेल्स का हार्मोन साइकिल 24 आवर्स का होता है, वहीं फीमेल्स का हार्मोन साइकिल्स 28 डेज टू 35 डेज तक का होता है। सब ये देखिए कि एक कुल एक महीने में जो है मुश्किल से 4 से 5 दिन जो है वो आपके हार्मोन्स नॉर्मल काम करेंगे फॉर बीइंग अ फीमेल, एंड स्टिल यू कैन सी ऑल द वुमेन वर्किंग सो एफर्टलेसली, है ना, कि मतलब उनको देख के लगता ही नहीं कि लोग वल्नरेबल भी हो सकते हैं, ये कई चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होंगे। ज़्यादातर जो मेन हैं वो कह देते हैं कि इसका कसूर नहीं है, मूडी है, मूडी है। दैट्स लाइक हार्मोन्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल। इट कम्स टू लाइक व्हेन इट कम्स टू इमोशनल रेगुलेशन, मूड रेगुलेशन, हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या है कि अब हार्मोन इम्बैलेंस किसी भी कारणवश हो रहा है, कई लोगों में ड्रग्स की वजह से होता है। अगर आप ड्रग इनटेक कर रहे हो तो भी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे। आपने एक्सेसिव कैफीन ले ली, एक्सेसिव शुगर ले ली तो भी होगा, एक्सेसिव निकोटीन ले लिया, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, हेरोइन लेते हो, कोकेन करते हो, कुछ भी, आपके हार्मोन्स तभी तो आपको हाई आ रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। तो हार्मोन इम्बैलेंस जब होता है तो वो सोच को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, तो वो सोच को इम्पैक्ट करेगा तो भी ये इश्यूज आएंगे, ठीक है। दूसरी ओर अगर आप लंबे समय से किसी तनाव से ग्रस्त हैं, देयर इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस, या फिर आपका कोई अक्यूमुलेटेड ट्रॉमा है, या फिर आपको कोई साइकोलॉजिकल शॉक लग जाता है, तो सोच बिगड़ती है। बिगड़ी सोच भी हॉर्मोन्स खराब करेगी। दोनों केसेस में क्या होगा, ब्रेन बॉडी पे कंट्रोल ही छोड़ देगा और उल्टे सीधे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सो देयर आर टू रीजंस टू हाउ साइकोलॉजिकल इश्यूज कम अप। अब आपने पूछा कि ये टाइप्स क्या हैं, वेराइटीज़ क्या हैं इनकी। सो साइकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे अगर हम बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनुअल है विच इज़ कॉल्ड एज ICD, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो अभी उसका 11th वर्जन रिलीज़ हुआ है, लेटेस्ट ही 2022 में रिलीज़ हुआ था। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो ICD-10 थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली
300 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर देयर, और अब बढ़ के कुल वहाँ से लेके 450 टाइप तक के चले गए हैं। तरक्की कर रहे हैं हम लोग। तो तरक्की देखिए आपके, जब जैसे बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बहुत डायनामिक है, इंसान बहुत डायनामिक होता है, तो वो एवर इवॉल्विंग स्पीशीज़ है हमारी भी। Absolutely. तो क्योंकि मानसिकता जो है वो सारे होमोसेपियंस हम लोग हैं जो हमें ही मतलब सृष्टि में मिली है बाकी सारे जानवरों बाकी सारे मैमल्स की कंपैरेटिवली। सो उस हिसाब से तो मानसिकता के हिसाब से अगर उसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है तो उसके विकार भी हैं। तो डिसऑर्डर यानी कि विकार, अगर आपकी मानसिकता किसी भी एंगल से ख़राब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, या आप अपने आप को ढंग से अपनी ज़िंदगी में नहीं रेगुलेट कर पा रहे, दैट मीन्स आपको मानसिक विकार है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ही की बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर विकार अलग-अलग तरीके के हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट या थेरेपी भी अलग-अलग होगी? बिल्कुल अलग-अलग होती है। सो क्योंकि देखिए यूजुअली एक बेसिक टर्म जो लोगों को आजकल पता है, जो कॉमनली बहुत मिसयूज़ होता है, दैट इज़ डिप्रेशन। सो क्या है, लोग क्या करते हैं कि अवसाद जिसे कह देते हैं हम लोग। तो हाँ जी, उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपको उदासीनता आ रही है, यू आर फीलिंग सैड, है ना? तो लोग बोलेंगे जी मुझे बड़ा डिप्रेशन आ रहा है। कोई प्रॉब्लम, मुझे बड़ा डिप्रेशन, स्ट्रेस आ रहा है, मुझे बड़ा डिप्रेशन आ रहा है। तो सबसे अब्यूज्ड टर्म है डिप्रेशन, तो जबकि डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल डिसऑर्डर। अच्छा। बेसिक तौर पे किसी ऑब्वियस रीज़न की वजह से उदास होना या सैडनेस आना, इट इज़ अ इमोशन, ये एक रेगुलर इमोशन, एक भावना है। उदास होना एक भावना है, कई बार आपको चिंता होती है, ये भी एक भावना है, ठीक है? आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, ये भावनाएँ हैं, राइट? तो बट ये डिसऑर्डर कब बनते हैं कि जब ये लंबे समय तक बिना किसी कारण के ट्रिगर होते रहें। या आपका उस पे कंट्रोल नहीं रहता। जी, तो ये डिसऑर्डर बनते हैं। मतलब देयर इज़ अ सेट क्राइटेरिया कि जैसे मतलब अगर आपके 2 हफ्ते से सिम्पटम्स आ रहे हैं, अगर आपके 2-3 दिन से सिम्पटम आ रहे हैं, तो मतलब ये इसका जो ऑनसेट है, तो ये बड़ा एक्यूट है, मतलब कि भी अभी आया है। देन ये हो रहा है कि अगर आपको 2 से 6 महीने तक ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका कह लो कि एब्रप्ट ऑनसेट हो गया, कि कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है? और अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो दैट मीन्स कि उसका ऑनसेट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है। राइट, कई लोग आप देखते हैं कि वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं, इतने सालों से दवाइयों पर हैं, एंड देन दे सेड हमें दवाइयाँ लग गई हैं। तो पॉइंट इज़ कि यूजुअली द सैड पार्ट इज़ कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग जो हैं वो सीधा डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जबकि होता मानसिक रोग है। एक स्टिग्मा भी है ना इस चीज़ को कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाऊँ, साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। ये पागलपंथी नहीं है, ये दिस इज डिसरेगुलेटेड इमोशंस, है ना? कि आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन है, आपका ट्रॉमा है जो कि ढंग से प्रोसेस नहीं हुआ, है ना? आप ढंग से अपनी बात नहीं कह पाए, आप अपने आप को बयान नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, आप सहते गए, तो अब वो ऐसे निकल रहा है, ठीक है? तो वही शारीरिक बीमारियां बन जाती हैं कल को। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और मेरे ख्याल हमारे देखने वालों के भी मन में आ रहा होगा कि ये जेंडर रिलेटेड भी है कि मेल को ज़्यादा या फीमेल को या बच्चों को और बड़ों को, और फिर जो बहुत एज्ड हैं उनमें कोई ऐसा कोई है, कोई स्टडी है आपके पास ऐसा कुछ? देखिए, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ स्टडीज़ विच आर सजेस्टिव ऑफ कि कौन सी प्रजाति या स्पीशीज़ इस चीज़ को लेके ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। ठीक है? इमोशनल इश्यूज़ को लेके ज़्यादातर विमेन आर मोर प्रोन टू थिंग्स लाइक दैट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज क्या हुआ कि जब स्टडीज़ करी गई थी, जिन ज़मानों में करी गई थी, उस समय औरतें ही थीं जो स्टडी सब्जेक्ट्स थीं। आज के ज़माने में अब देखिए, मेन आर इक्वली द विक्टिम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इफ बच्चे यू भी आस्क इनफैक्ट देम। आजकल तो बच्चे बूढ़े सब ये कह सकते हैं हम कि मानसिक रोग उम्र देख के या जात देख के, प्रजाति देख के नहीं आते हैं, वो किसी को भी कहीं भी किसी कारण भी हो सकते हैं। तो उनके होने के रीजंस जो हैं दे आर वेरी सब्जेक्टिव टू अ पर्सन। अच्छा, मैंने एक देखा वो एक कैंपेन वगैरह जैसे चलती है ना, मी टू वाली कैंपेन, जी और नेट के ऊपर कई बार ऐसा भी देखा कि कई बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़, बहुत अच्छे उनके फोटोग्राफ्स रहते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे रॉबर्ट विलियम्स एक बहुत बड़ा नाम है, हॉलीवुड के स्टार्स तक जो हैं वो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन वो एकदम पता चलता है कि उन्होंने कमिटेड सुसाइड, अपने आप को, अपनी जीवन लीला को। तो कैसे हम इसको समझें फिर? देखिए, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, या अगर आप मीडिया की बात ही करें, इट्स अ सुपरफिशियल वर्ल्ड। सब प्रेजेंटेशन है, दिखावा है, देयर इज़ एन इमेज जो आपको रखनी है, और जो आपको दुनिया के सामने वो इमेज रखनी होती है। आप अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करते हो, आप अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते, आप अपनी कमज़ोरियाँ नहीं दिखाते, आप अपने दुख दर्द नहीं शेयर करते, बिल्कुल क्योंकि भी। लोग जज करेंगे,
है ना? सो वही बात होगी कि अगर आप जैसे सपोज़ कीजिए सेलिब्रिटीज़ की ही बात करें, है ना? तो जैसे करीना कपूर खान थी, है ना? तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सक्सेसफुल अभी भी हैं। एक्ट्रेस। हाँ, अभी भी हैं, आई एम सॉरी। सो लाइक उनका व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, जी, शी जी। गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। बिल्कुल, हाँ। तो शी वाज शेम्ड फॉर दैट। आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस दैट अगर एक लेडी जो है वो बेबी कैरी कर रही है, शी इज लाइक प्रोन टू गेट वेट, शी गेन वेट, एंड पीपल आर नॉट इवन सेंसिटिव फॉर थिंग्स लाइक दैट के कोई रीजन होगा, कोई कारण है दैट दिस इज हैपनिंग। व्हाट दे आर कंसर्न विद कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। हुँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उस लेवल से कह सकते हैं हम एलिमेंट से मैच अप करने के लिए जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं, हुँ। उनको हमेशा कंसर्न यही रहता है कि आई शुड बी द परफेक्ट प्रेजेंटेशन। एब्सोल्युटली। राइट, अगर मेरी वल्नरेबिलिटी कहीं भी दिखी, कहीं मेरा वेट लॉस है, मेरे आँखों में, तभी तो आप देखिए सर्जरीज़ करवा रहे हैं वो लोग, बोटॉक्स है, देयर इज़ लाइक हर एक चीज़ की एनहांसमेंट आ गई है ना? तो और मतलब एवरीबॉडी गेट्स इट डन, व्हाई? बिकॉज़ देयर आर सेट क्राइटेरियाज़। पेजेंट्स में जाइए, ब्यूटी पेजेंट्स में जाइए, उन्होंने पहले क्राइटेरिया बताया होता है, हुँ। कंटेस्टेंट्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। हाँ, तो अंडर ठीक है? प्रेशर ही रहेंगे वो फिर। जी, तो आप देखिए प्रेशर कितना है मैचअप करने के लिए, कंपटीशन कितना है उस चीज़ के सामने आने की, लाइक उसका सामना करने के लिए कॉन्स्टेंटली। तो उसी चीज़ में क्या है कि आपकी भी एक लिमिट होती है सहने की। आप कब तक अपने आप को एक सब्जेक्ट बना के एक्सपेरिमेंट्स में डालते रहोगे? हुँ। आप कठपुतली कब तक बनते रहोगे? जिन हुँ। लोगों को तो नशा है उस चीज़ का कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो बहुत बड़ा नशा होता है। हुँ। वो ड्रग्स से भी बड़ा नशा हुँ, होता है। हुँ, तो जिनको लगता है कि हमें वो एक्सेसिबिलिटी उस तरीके की हासिल करके कॉन्स्टेंटली मेंटेन करनी है, हुँ, वो तो बिकॉज़ देन यू बिकम अ प्रोडक्ट टू द मीडिया। हुँ, तो आप प्रोडक्ट बन के बिकते रहते हैं। और बट वही बात आती है कि जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं बिक कर। अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था कोविड टाइम पे। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए थे उस टाइम, आई रिमेंबर, एंड पीपल वर जस्ट ट्रॉमेटाइज्ड विद दिस थिंग कि उस जैसा पढ़ा लिखा हेल्दी माइंडसेट का व्यक्ति जो एक सक्सेसफुल एक्टर था, वो मर गया सुसाइड करके। जबकि बाद में पता चला कि दैट वाज अ कंट्रोवर्सी एंड ही वाज बेसिकली मर्डर्ड। इसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। राइट, सो उस समय लोगों का क्या था, ओहो नेक्स्ट सुशांत सिंह ने कमिट कर दिया सुसाइड, तो हम क्या चीज़ है, हमारा भी मरने का मन करता है। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन आ रहा है, मरने का मन कर रहा है, क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में नेगेटिविटी थी। हुँ। ठीक है, तो आप अब जब यहाँ पे हैं, पंजाब में हैं, जी, तो आप भी तो उसी समाज में पले बड़े हैं जिसमें बाकी सब लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम अपने आप को नेगेटिविटी अपने ऊपर हैवी ना होने देने का कोई मंत्र आप सजेस्ट करते हैं? मे बी योगा, मे बी सिंगिंग, मे बी डांसिंग, मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हम्म, डू यू सजेस्ट कोई ये थेरेपी है? जैसे कलर थेरेपी भी बोल देते हैं आजकल तो। बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं भी? सेम परिवेश में 2 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक हँसी-खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो ट्रॉमा में जा रहा है। देखिए मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ करती हूँ, दोस्तों के साथ भी, और जिस भी व्यक्ति से मैं बात करती हूँ, आई ऑलवेज से दैट बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू कंज्यूम। देखिए माइंड का सिस्टम क्या है, अगर हम माइंड और ब्रेन की बात करें, हुँ, ठीक है, आप किसी का सर खोलोगे दिमाग मिल जाएगा, पर माइंड नहीं मिलेगा। हुँ, पर दिमाग को एक्टिव कौन रखता है? माइंड। माइंड इज़ लाइक द सॉफ्टवेयर इन द हार्डवेयर ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, अब जैसे सड़क पे चलता आपको कोई व्यक्ति जिसको हम आम भाषा में पागल बोल देते हैं, राइट, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ब्रेन तो उसका भी है, पर उसका माइंड मैल फंक्शन कर गया। तो हुँ। ये एक आइडिया है टू लाइक डिस्टिंक्ट बिटवीन कि माइंड और ब्रेन क्या है, बड़ी खूबसूरती से राइट। समझाया आपने ये जी, बहुत थैंक डिफरेंस जो यू। है। सो माइंड यानी कि मानसिकता, वो भगवान के घर से ही हमें ऐसी मिली है कि माइंड का जो सॉफ्टवेयर है ना, हुँ, हुँ। वो हम लोग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बिहाफ पे क्रिएटेड हैं, बिकॉज हम मैमल्स हैं, तो मैमल्स का फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक है, जिसको जिसको एनिमल इंस्टिंक्ट भी बोला जाता हुँ, है हुँ, ना। अगर हुँ। आप स्टोन एज पे जाएं तो आदि मानव, वहाँ से इंसान इवॉल्व हुआ है, एप से हुँ, इंसान इवॉल्व हुआ है। तो हमें बेसिक इंस्टिंक्ट में क्या चाहिए, हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए हुँ, कि खाना पीना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग सब कुछ है, शरीर का ध्यान ढंग से रखा जा रहा है, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। जब वो चीज़ें पूरी होती हैं, फिर उससे आगे का सोच पाते हैं। तो क्या इशू आता है यहाँ पे कि अब मैंने कंटेंट की बात करी, जैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कंटेंट के साथ एक्सपोज्ड हो, हुँ, आपके आसपास नेगेटिविटी है, हुँ, या आप हुँ, ऐसे का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जहाँ से आपको डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन मिल रही है, हुँ, राइट, तो ऑब्वियसली आपकी मानसिकता के लिए तो वो खुराक है।
क्योंकि माइंड चीज़ों को देख के सीख के पकड़ता है कि मुझे इसमें से क्या कहाँ से बेनिफिट निकालना है। तो अब माइंड जो है उसने वैसे ही इवॉल्व करना है जिस डायरेक्शन पे आप उसको, या जैसे कि खुराक खिला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव 2 डॉग्स, एक वाइट है एक ब्लैक है, ठीक है। अगर अब डॉक्टर ने बोला है कि दोनों को 50-50 ग्राम की फीड डालनी है, ठीक है। ब्लैक को आप 75 ग्राम डाल देते हो, वाइट को 25 ग्राम दे के डाल देते हो। कुछ देर बाद क्या होगा, वाइट वाला कमज़ोर होता जाएगा और कमज़ोरी की वजह से हो सकता है मर जाए। ब्लैक वाला बहलता जाएगा, कुत्ते का भी सांड बन जाएगा वो, राइट। द सेम थिंग गोज़ विद आवर थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज। जो भरते जाओगे, जो कंज्यूम करोगे, आपको लगेगा भाई सभी कर रहे हैं तो ठीक है, यही सही है, राइट। और मतलब जैसे कि आप अपनी मानसिकता बनाओगे, आप वैसे कि खुद भी बन जाओगे। वो इसीलिए कहा है ना, किसी ने की सोच बदली तो सितारे बदल जाएंगे, एग्जैक्टली, नज़र दैट्स बदलो वेरी नज़ारे ट्रू, बदल दैट्स जाएंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, अब आते हैं कि मान लीजिए किसी को साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको डायग्नोज कर लिया, डिटेक्ट कर लिया और मे बी उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। क्या ऐसा है कि उसको उसके मन में हो कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊँगा, या आप क्या समझते हैं कि वो ठीक हो भी सकते हैं या कि सच में वो कभी ठीक नहीं हो सकते? देखिए, थेरेपी का इफ़ेक्टिव होना, हुँ। बिकॉज़ सिंस आई एम अ हुँ, साइकोथेरेपिस्ट, हुँ, हुँ। तो थेरेपी का इफ़ेक्टिव होना, जैसे मैंने मानसिकता की बात करी, तो हुँ, मानसिक दृढ़ता, हुँ, विल पावर की बहुत ज़रूरत है इसमें, हुँ, ठीक है। अकेले हम कहें कि आप थेरेपी में जाएँ, मेडिसिन खाएँ, ठीक हो जाएँगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी खुद की विलिंगनेस, प्रिपेयर्डनेस, आपका फ़ेथ होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डॉक्टर पे या कंसिस्टेंसी। ट्रीटमेंट पे? हर चीज़ पे, खुद पर भी ओके। और ट्रीटमेंट पर भी, कि मुझे इससे ठीक होना है और मैं ठीक होकर दिखाऊँगा, एंड मेरे को ठीक होने का जो प्रोसेस है उसको निभाना है। 3 चीज़ें हैं, हुँ, विल पावर, कंसिस्टेंसी विद सेशंस एंड मेडिसिन्स, एंड थर्ड फेथ, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें बखूबी व्यक्ति निभा रहा है, डेफिनेटली देयर आर रिजल्ट्स के पीपल गेट बेटर। हुँ। जी। एक उम्र के एक पड़ाव में जाके, जिसको हम बड़ी उम्र कह देते हैं, वहाँ पे एक होता है डिमेंशिया बहुत होना अब शुरू हो गया है। घर में किचन किस तरफ है ये भूल रहा है, सड़क पे कहीं खड़े हैं तो घर किस तरफ को जाना है वो भूल रहा है, अपना नाम भूल रहा है। ये सब चीज़ें एज रिलेटेड आप समझते हैं कि ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप समझते हैं? देखिए, डिमेंशिया तो ऑब्वियसली इज़ अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, वो वीकन हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, वो अच्छा। डीजेनरेट कर रहे हैं, तो आपको डिमेंशिया के सिम्पटम्स आते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड एज में शुरू होता है। हुँ, ओल्ड एज में इन द सेंस कि अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो लाइक आफ्टर 50 लोगों में सिम्पटम्स दिखते हैं दिखने उसके, शुरू होते हैं। ठीक है? वो तो जैसे हम पंजाबियों में कहते हैं सतरे-बतरे गया, हाँ जी। तो ये वही चीज़ हो गई। सेम थिंग हुँ, काइंड ऑफ। सो ये कि ट्रेट्स आपको 50 के बाद दिखने लग जाएँगे, एंड उसके बाद धीरे-धीरे मतलब जो है वो चीज़ बढ़ती है, ये कभी रुकती नहीं है, हुँ, इसकी कोई हुँ, मेडिसिन नहीं होती है, हुँ, ठीक है? मेडिसिन इन द सेंस कि इसको हम ये रिवाइव नहीं कर सकते। हुँ। लेकिन मैंने बीच में आपसे शुरू में थोड़ा किया था, मुझे लगा आप बात करेंगे कि जैसे ट्रीटमेंट में हमारे पास अल्टरनेटिव, हम जिम जाते हैं, हम लोग म्यूज़िक सीखने के लिए जाते हैं, हम लोग पेंटिंग क्लासेस जॉइन करते हैं, राइट। हम लोग पोएट्री कुछ, तो क्या इन सब चीज़ों को आप ट्रीटमेंट का हिस्सा मानते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का, या कि ये कुछ और है और आपकी ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट है? देखिए, व्हेन इट कम्स टू थेरेप्यूटिक थिंग्स, अब देखा जाए तो हम इंसान हैं, हमारा माइंड है, उसको कंटेंट की ज़रूरत है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बिल्कुल। और उसके साथ हमारा माइंड कहाँ है, हमारे शरीर में, हमारे हार्डवेयर में है, हुँ, राइट। अब जैसे अपना फ़ोन है, ठीक है, चाहे जितनी महंगी कंपनी का फ़ोन ले आएँ आप, बड़े से बड़ा उसमें लाइक सॉफ्टवेयर होगा, मस्त चलता होगा फ़ोन, बट आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो खराब हो ही जाएगा ना। हुँ, तो देयर कम्स द एक्टिविटीज़, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई कि आप अच्छी डाइट खाएँ, आप जिम जाएँ, वर्कआउट करें। अब वर्कआउट से क्या होता है, एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हुँ, तो एंडोर्फिन्स आर गुड फॉर हीलिंग। हुँ, तो वो आपको क्या करते हैं कि अगर आपकी कहीं मेडिसिनल ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसकी आपकी टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं हुँ, हुँ, पड़ती है। हुँ, ना सिर्फ किसी शारीरिक, जबकि मानसिक और लाइक कह लो कि दिमागी इश्यूज़ से भी आप रिवाइव होने लग जाते हो। हुँ, ठीक है? तो देयर कम्स द लाइक रोल ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी फिज़िकली। हुँ, रही बात, जैसे लोग करते हैं कि योजिक प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं हम लोग, माइंडफुलनेस कर रहे हैं, हम हुँ, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगेन दीज आर द एक्टिविटीज जहाँ से आप अपनी माइंड को एंगेजमेंट दे रहे हो, हुँ, 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 उसको डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड को डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो माइंड वो घोड़ा है जिसकी लगामों को आपको कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ता है, नहीं तो ये रायते की तरह फैलता है। हुँ, हुँ, ठीक है? सो वो चीज़ है कि आप वो एक्टिविटीज़ करके अपने माइंड को एंगेजमेंट दे रहे हो, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो, उसको एक पर्पस दे रहे हो।
ठीक है? नहीं तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के नाम पे कुछ भी खुराफात करे। अच्छा, अब एक और बात आपसे वो हमारे हिंदी में ना सॉन्ग्स हैं कुछ के, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। तो कई बार हमारे ही यार दोस्त या लेडीज़ में ख़ास तौर पे फ़ोन करे, तू रो लिया कर थोड़ा। हुँ। तो क्या ये रोना कोई ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिकली या कि ये कमज़ोरी है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, रोना जो है इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, हाँ, मैं ठीक यही है? पूछना चाहता था। क्योंकि रोने से क्या है कि एक तो आपका जो पेंट अप इमोशनल लाइक एलिमेंट है जिसको आपने दबा रखा है उसको रिलीज़ मिलता है, उससे एंडोर्फिन्स भी रिलीज़ होते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारी आँखों में कुछ जैसे कह लो कि प्रोटीन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि हमारी लाइक अपने अंदर कह सकते हैं बॉडी की फिज़िकैलिटी के अंदर ही बनते हैं वो। तो उनको साफ़ करने के लिए टीयर ग्लैंड्स का जो है एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो तीसरा इसका ये बेनिफिट रहता है कि भी आप वन्स यू हैव एन इमोशनल रिलीज़ लाइक दैट, ठीक है? यू फील अ लिटिल काम कि आपका वो निकल गया अंदर से। तो रोना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। अगेन इट्स अ नेचुरल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? आप देखिए जानवर भी रोते हैं, पक्षी भी रोते हैं, मैमल्स वगैरह सब लोग रोते हैं, ठीक है? सो द पॉइंट हियर इज़ कि रोना इज़ नॉट एन इश्यू, इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको रोना आ रहा है, आप रोइए। अगर आप उसको दबा के रखेंगे, दैट इज़ वेयर यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। हुँ, दैट इज़ वेयर यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग कि आप वल्नरेबल हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में सैडली जो है मेल फैकल्टी है, आदमियों को हमेशा इस बात को लेके चिढ़ाया जाता है कि तू लड़की है, तू औरत है, तू रो क्यों रहा है, तो या हाउ कैन यू बी हुँ, वल्नरेबल, हुँ, हुँ। रोते तो लड़के रोते थोड़ी ना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसको लाइक कह सकते हैं एक सेक्सिस्ट स्टिग्मा बना दिया है रोने हुँ, को, हुँ, हुँ। जबकि आप इंसान हैं, आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो कि अगर आपको अब खुशी में भी रोना आता ही है, हुँ, किसी चीज़ की खुशी होती है तो खुशी के आंसू भी निकलते हैं, आप भावुक होते हैं उस समय, राइट? कभी आप इंटेंस प्रेयर में होते हैं तो आप अपने ईष्ट को देख के, ईश्वर को देख के भावुक होते हैं, हुँ। राइट? सो लाइक इट्स एन एक्सप्रेशन ऑल्सो एंड इट्स एन इमोशनल रिलीज ऑल्सो, दैट देयर इज नो हार्म इन क्राइंग, इट्स रादर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ अच्छा, ऑल्सो। अब जाते-जाते मैं ये जानना चाहूँगा कि एक हम कह देते हैं कि आपको ना नॉर्मली आँखों को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास 6 महीने में एक बार जाना चाहिए। आपको ना अगर आपका कोई ऐसी चीज़ है तो आपको डॉक्टर के पास 1 साल में 1 बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। साइकोलॉजिकली मुझे कभी महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये हमारे समाज में क्या ये अभी समझ बनेगी या बन चुकी है या हाउ डू यू सी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी एरिया में ऐसे लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे, हुँ, लोग अक्सर कह सकते हैं हम सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं कि जैसे मूड ऑफ है, इशू है, चल भाई पार्टी करने चलते हैं, चल भाई दारू चढ़ा लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, ड्रग्स कर लिया, या कोई भी ऐसी कह सकते हैं हम कि खुराफात मचा देनी कि जिससे आपका माइंड उस सिचुएशन से लाइक डाइवर्ट हो रिडायरेक्ट हो जाए। जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है कि अब इमोशनल आप दुनिया की हर प्रॉब्लम को उठा के देख लो। हुँ, आप क्रिमिनल्स की हिस्ट्री के पास चले जाओ, आप किसी भी बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी बड़े-बड़े लाइक क्या बड़े से बड़े युद्ध को, या आप पॉलिटिक्स को लाके देख लो। हुँ, कोर रीज़न क्या है? इमोशनल डिसरेगुलेशन, हुँ, है ना? कि उसकी कह सकते हैं कि वहाँ पे मानसिक स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है? या उसका वहाँ पे कह लो मानसिक उच्चारण उस तरीके का नहीं था, या उसको उतनी अवेयरनेस नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो उसका कोर रीज़न मानसिक ही निकलेगा, हुँ, ठीक है? तो मानसिक और भावनात्मक चीज़ों को करेक्ट करना या उनके लिए हेल्प सीक करना कोई शर्म की बात नहीं है। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी एरिया में सफ़र कर रहे हैं, आपकी लाइक कह लो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं घर में, फैमिली में, हुँ, घरवालों के साथ नहीं बनती, हुँ, आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, बच्चों के साथ कोई भी मतलब कलेश है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आप जॉब में सेटल नहीं कर पा रहे, या आपको वैसे ही पैरानोया है लाइफ़ को लेके कि भई मैं एडजस्ट कैसे करूँगा, इतना कॉम्पिटिशन है हर जगह। वही देख के कई बारी लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, राइट? या फिर आपको बड़ी देर से यू आर एक्सपोज्ड टू अब्यूज़। देयर आर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अब्यूजेस इन्फ्लिक्टेड ऑन पीपल, कईयों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। हुँ, इंडियन फैमिलीज़ में तो खासकर वो कह लो कि हाँ, परंपरा पर प्रतिष्ठा के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुँ, नाजायज़ ही लोग आपस में एक-दूसरे थोपी के नाम पे जाती हैं। थोपते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट के नाम पे उस चीज़ को सप्रेस किया जाता है, जो जेन्युइन इमोशंस हैं, जो जेन्युइन बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको ना समझकर, ना सपोर्ट कर तो मेरा कर। सवाल ये था कि आपके पास यानी साइकोलॉजिस्ट के पास एक आम व्यक्ति को अगर उसको नहीं भी महसूस हो रहा, तो साल में, 5 साल में जाना चाहिए कभी या सोचना ही नहीं चाहिए?
ये जैसे कि कैसे? आपने आपने पूछा था कि भाई ये हाउ रिफॉर्म आ फ्रीक्वेंट? रहा है, ये रिफॉर्म आ रहा है कि नहीं सोसाइटी में। द हाँ, पॉइंट इज अगेन ये आपकी मानसिकता है, हाँ, ठीक है। अब सम पीपल आर वेरी अपटाइट विद दिस थिंग कि मैं क्यों जाऊँ, राइट? मतलब मेरे में प्रॉब्लम है, उनको यही नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करना होता कि मतलब दे कांट डॉक्टर साहब एक्सेप्ट द यहाँ पे तो प्रॉब्लम। हमारे जैसे मतलब कई ऐसे भी हैं मेल जो कहते हैं कि डॉक्टर बड़ी सुंदर है इसलिए जाना है उसके पास। तो यू नेवर नो, है ना? किसकी क्या मानसिकता है, किसकी क्या साइकोलॉजी है। जी। लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर से कितना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, वो आप ही बता सकते हैं। या कोई आपके पास कोई ट्रीटमेंट या कोई उसकी कोई डायग्नोस है तो। तो हाउ डू यू सी कि अभी जो जैसे अवेयरनेस की बात करते हैं, क्या समाज में सचमुच ये अवेयरनेस है कि मुझे ये करना चाहिए? कि लोग दवाई को भी ना यूँ ही लेते हैं कि कुछ भी है तो बस ये पैरासिटामोल तो खानी ही है मुझे डेली। हम्म। तो वो एक आदत सी बन चुकी है उन लोगों की। हम्म। और उसका वो साइकोलॉजिकल उनको ये लगता है कि बस इसके बिना मैं नहीं होंगी तो नींद नहीं आएगी मुझे। राइट। हुँ, राइट। मेडिसिन का तो स्टिग्मा जी जैसे बना हुआ है कि लोगों को दवाइयाँ खाने की आदत है, कि हर हुँ, चीज़ को लगता है कि मेंटल हेल्थ को भी लोग ऐसे ही लेते हैं हुँ, कि अगर आपको डिस्ट्रेस आ रहा है, इशू आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली सैडली हमारी जो मेडिकल फील्ड है वो भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती है, बिकॉज द एंगेजमेंट इज पेशेंट आ रहा है, हुँ। आप दवाई देते रहो, पेशेंट आ रहा है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। उनका तो मतलब वहाँ पे धंधा होता है ना कि हुँ, पेशेंट आ रहा है, दवाई देते रहो। हुँ, तो दे डोंट प्रमोट द एलिमेंट ऑफ थेरेपी हियर ऑल्सो, बिकॉज मतलब वही चीज़ है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी। जबकि थेरेपी यहाँ पे ऐसे ही इफेक्टिव हो जाती है कि आपको अगर मानसिक दुविधाएं हैं जिसका कारण या तो आप स्वयं हैं या फिर आपके आसपास वाले हैं और आप उससे डील नहीं कर पा रहे, हुँ, 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 आप उसको झेल नहीं पा रहे, आपका टॉलरेंस उस हिसाब से नहीं बिल्ड हो रहा, या आप जल्दी सेंसिटिव हो जाते हो उस हुँ, चीज़ को हुँ, लेके, हुँ, दैट इज़ वेयर थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर। हुँ, देखिए सिंपल सी बात है, मेंटल हेल्थ के लिए आप खुद भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप बोर हो रहे हैं या आप सैड फील कर रहे हैं, बाहर जाइए, थोड़ा घूम के आइए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कीजिए, कॉफ़ी का कप पीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यू फील फाइन। हुँ, दैट इज समथिंग जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। हुँ, 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 क्वेश्चन यहाँ मेंटल फिटनेस का आता है कि जब आप पे आपत्ति आती है, हुँ, आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, घर वालों ने कुछ बोल दिया, बॉस से झगड़ा हो गया, फैमिली में स्पाउस का झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हुँ, या आप पे कोई भड़क गया या आप किसी पे नाजायज़ भड़क गए, हुँ। है ना? तो या वो गाड़ी ठुक गई रास्ते में जाते हुए कुछ भी, हाँ। एग्जैक्टली राइट। तो अब यहाँ पे अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है? पीपल यूजुअली नो हाउ टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। हुँ, थेरेपी टीचेस यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, हाउ टू बिल्ड दैट मेंटल मेंटल इंड्योरेंस, कि आपने वहाँ पे जो है आपत्ति को लेके आपत्ति की तरह नहीं उसको लेकर रिएक्ट करना, आप उसको प्रोसेस कीजिए और आप अपना रिएक्शन इस प्रकार से दीजिए कि आप वो बात जो है वो आग की तरह भड़कने की बजाय सॉर्ट हो। आपकी बात से ना मुझे वो एक याद आ गया एक किस्सा। वो कोई व्यक्ति जो जंगल में गया तो उसको ना चाहते हुए भी जंगल से गुज़रते हुए उसको साँप ने काट लिया। तो वहाँ से कोई देव पुरुष या महात्मा भी थे, वो भी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो एक ऑप्शन है कि हम उस साँप को ढूँढें और उसको रियलाइज़ करवाएँ कि तूने गलत किया मुझे काट के। या फिर ये कि लाइफ़ इज़ प्रीशियस। साँप के ज़हर को, वेनम को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ डॉक्टर के पास जाके, या लाइफ़ सेव करूँ? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग हम साँप के पीछे भागते हैं। हुँ। बिल्कुल। वही है ना कि अंदर से, बिकॉज़ आप कहीं न कहीं हर्ट हुए हैं, आप ट्रॉमेटाइज़ हुए हैं, तो आपके अंदर वो हीन भावना आएगी बदले की, हुँ। कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? इसने मेरे साथ ऐसे हम उसी किया। में खोए रहते हैं। हाँ, जबकि यहाँ पे सिचुएशन इज़ कि मतलब इफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड विद यू जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था। हुँ, अक्सर ऐसे ही चाइल्डहुड ट्रॉमा इफ़ेक्ट करता है लोगों को, कि बचपन में आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा हुआ है, चाहे आपकी अपनी फैमिली में हुआ है या किसी ने आपके साथ गलत किया है, कुछ भी ऐसा हुआ है, हुँ, तो वो बड़े होके उन्हीं पैटर्न्स पर ही अपने लाइफ़स्टाइल को बना लेते हैं। हुँ। इनफैक्ट अभी मैं कुछ एक देख रहा था तो जावेद अख्तर साहब का एक उनका क्लिप था, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब मैं मुंबई में आया था तो उस समय गाड़ी में 3rd क्लास में, और वो भी 2-3 दिन लगते थे आने में, और बैठने के लिए, सिर टिकाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। खाने के लिए कुछ प्रॉपर से नहीं मिलता था, और आज मैं लग्ज़री 7 स्टार, 5 स्टार्स में रहता हूँ और वो ट्रॉली के ऊपर खाना आता है। तो कहते मेरे अंदर से, कहते मैं आज भी महसूस करता हूँ कि ये खाना मेरा नहीं है, ये हुँ। किसी और का है, जो मुझे मिल रहा है। हुँ। तो वो एक फ़ीलिंग जो है कि आपका जो बचपन में जैसे आपने बोला मी टू वाला, कहीं पे कोई चीज़ ऐसी रह जाती है, जो आपको कहीं टच कर जाती है और फिर आप ताउम्र उसको ढोते हैं।
इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं पहले तो, कि अपने आप को उस ट्रीटमेंट के लायक ना समझना जो अब आपको प्रिविलेज्ड मिल रही है, बिकॉज आपको कभी उसके लिए तरसना पड़ता था। बिल्कुल। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम, देयर इज़ अ टर्म इन साइकोलॉजी। हम्म, तो अगेन ये हमें भी होता है जब हमें मतलब समटाइम्स लाइक जब हम लोग थेरेपी कर रहे हैं या हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, तो समटाइम जब केस उस तरीके से कि बहुत सारे सिचुएशंस में ये चीज़ एज अ थेरेपिस्ट हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस इन थेरेपी। तो ट्रांसफरेंसेस की जब क्लाइंट आप पे अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट करने लग जाता है, मतलब वो आपके साथ ऐसे बात करेगा जैसे आपने उसके साथ गलत किया है, ओह, कि जिस व्यक्ति ने जिस कारण भी उसके साथ गलत हुआ होगा वो गुस्सा आप पे निकालता है, ये भी होता है। तो वो हमें वहाँ पे एक मतलब कह लो बाउंड्री हमें रखनी पड़ती है कि हम उससे अफेक्ट ना हो। कई बार बहुत भड़कते हैं क्लाइंट्स। और दूसरा होता है काउंटर ट्रांसफरेंस। उसमें क्या होता है कि समटाइम्स क्लाइंट की जो व्यथा है, उसकी जो गाथा है, जो स्टोरी है, वो इतनी प्रोवोकेटिव होती है कि आप एनरेज्ड हो जाते हो, हाँ, कि आप नहीं उसको आप पर सहन कर हैवी हो पाते। जाती ये है। कैसे, मतलब क्योंकि कहीं न कहीं आप उससे रिलेट कर पाते हो या तो आपने आप वो कैसे देखा बचते हो होता है। फिर इससे? सो अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सर ट्रेनिंग आती है ऑब्वियसली कि होता है, मेरे साथ भी होता है बहुत केसेस में। बट वही है कि वी हैव टू कंटेन आवरसेल्फ विद दिस थिंग। थेरेपिस्ट बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है। तो आप जितना केसेस के साथ एक्सपोज होते हैं, लोगों के साथ एक्सपोज होते हैं, धीरे 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 आप जो है वो स्किल है ये, जिसको हम लर्न कर लेते हैं। तो एंड देन इट गेट्स इफेक्टिव विद एक्सपीरियंस, इट गेट्स लाइक इफेक्टिव विद वर्क। तो वहाँ पे मतलब ज़रूर ये चीज़ आती है कि जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, तो वी आर एबल टू समवेयर कंटेन आवरसेल्फ कि भाई इसमें हमें इस भावुकता में नहीं बहना है, हमने उसकी भावुकता को रेगुलेट करने में उसकी मदद करनी है। कमिंग ऑन टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कि जैसे हम कहते हैं कि नाई अपने बाल खुद नहीं काट सकता, जी, उसको किसी के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या आपको एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट ऐसे कभी महसूस होता है कि ये चीज़ मतलब एज ए साइकेट्रिस्ट भी, एज ए ह्यूमन भी आपको हैंडल करने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। इनफैक्ट मैंने थेरेपी ली भी हुई है। माय हस्बैंड ओह इज़ रियली? ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट। सो अब ऐसे है कि मतलब क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, सो या ही इज़ माय थेरेपिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा। जी, बिकॉज़ हम एक-दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। तो एंड या ऐसे होता है कि देखिए, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ आप एक थेरेपिस्ट हैं या आप एक प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे सक्सेसफुल इंसान हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी एज़ अ थेरेपिस्ट, तो मैंने अपने मेंटर से पूछा था कि सर हमें भी मानसिक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उन्होंने ना एक अजीब बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें ये बीमारियाँ कभी फुल ब्लोन नहीं होंगी, अगर होंगी तो ट्रेट्स ओह! और सिम्पटम्स में होंगी। अच्छा। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कहते हैं, बिकॉज़ आप बार-बार उस चीज़ की ट्रीटमेंट के एलिमेंट से एक्सपोज़ होके ना, कहीं न कहीं उसको आप अंदर आपके बैठ जाती हैं, वो एंड्योर हो जाते हो। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इन प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट योरसेल्फ आउट सूनर एंड बेटर देन अदर्स। तो ये एक एडवांटेज मेरे को भी लगा। बट ऐसा नहीं है कि हमें मेंटल ब्रेकडाउन्स नहीं होते ये या आपने हम ट्रेड सीक्रेट दे दिया अपना। सो लाइक पॉइंट यहाँ पे वही, क्योंकि एक्सपोजर आपका हो रहा है जी, उस लाइक उन एपिसोड्स के साथ, उन लोगों जी, के साथ, उन स्टोरीज के साथ एक्सपोजर हो रहा है। तो आप उनको सिखाते सिखाते कई बार तो थेरेपी में ऐसा ब्रेक थ्रू पॉइंट आता है कि अपनी ही कॉन्फ्लिक्ट का जवाब मिल जाता है। अरे वाह! सो वो बहुत एक खूबसूरत चीज़ है थेरेपिस्ट होने की। सो एंड मतलब कि आप लोगों को तो हील कर ही रहे हो, उनको तो हेल्प कर ही रहे हो, पर उसके साथ साथ आपको अपनी सिचुएशंस के भी सोल्यूशन मिलते हैं। सो आई एम समबडी लाइक, मेरे लिए ऑथेंटिसिटी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आई वर्क ऑन ऑथेंटिसिटी, कि जिस हिसाब से मैं अपना आप एक कैरी करती हूँ ओरिजिनली, तो मैं उसी चीज़ को लोगों को सिखा सकूँ कि आप भी उस प्रकार से खुद को कैरी करें बिना किसी फ़िल्टर के। आप जेन्युइन कितने दिखते हैं या जी, जी, आप कितने जेन्युइन अपनी ज़िंदगी में चल अपने, रहे हाँ, बिल्कुल। हैं। जी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करके मुझे और मेरे ख़्याल में मेरे तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं हमारे, उन सबको लग रहा होगा कि यार एक सेशन काफ़ी नहीं है, जी, तो 2-3 4 और होना चाहिए ना। बिल्कुल। और मुलाकात भी वही अच्छी होती है जो ख़त्म होने के कगार पर आ जाएँ तो दिल करे कि थोड़ा और होती तो। तो डॉक्टर निकिता, आपने इस थोड़े से समय में बहुत अहम जानकारी और बहुत दिल से आपने दी है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है, और जो यहाँ से निकलती है फिर यहाँ से निकल के फिर इधर को निकल जाती है। तो बहरहाल आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ आज साझा की। आज के लिए हम यहीं पे वाइंड करते हैं, इस वादे और इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी इसी तरह से अपने व्यस्त समय में से कुछ पल
हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर निकालेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे या गुनगुनाना चाहेंगे या कोई ऐसी चीज़ मन में है तो कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात तो हमेशा बोलती हूँ कि माइंड जो है हमारा, है ना? हम कभी भी किसी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं बोलते कि मैं अपनी सोच का हूँ, मैं अपने ख़्यालों का हूँ या मैं अपनी मानसिकता का हूँ। हम हमेशा कहते हैं मानसिकता मेरी है, सोच मेरी है, ख़्याल मेरे हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पे लगाम लगाने की? हमारी खुद की ही। राइट, सो वही है, मेरा एक मोटो है कि बी वेयर अबाउट अबाउट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू कंज्यूम, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट। एंड हाँ, मतलब वल्नरेबिलिटी इज़ एन एम्पावरमेंट, बट वही है कि उसको सोर्स करना और प्रोसेस करना, दैट इज़ वेयर थेरेपी कम्स इनटू द पिक्चर। बहुत शुक्रिया आज के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने कमेंट जो हैं वो भी ज़रूर दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर से बेहतरीन बना के आपके लिए लेकर आ सकें और इसी तरह से अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ को आपके रूबरू कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।